और आज जिस मुद्दे को मैं आपके सामने लेकर आया हूं, उसका सीधा नाता राजनीति से तो नहीं, मगर उस मुद्दे के नाम पर जो घटिया राजनीति हो रही है, उसकी आप और हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत की। जैसे कि आप जानते हैं कि इस मुद्दे पर कल फिल्म मेकर महेश भट्ट को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया और आगे इन दो चेहरों करण जौहर और कंगना रणावत को भी बुलाने की योजना है। और सामने यह रिपोर्ट भी आ गई है कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि सुशांत सिंह राजपूत को जहर देकर नहीं मारा गया। यानी कि कम से कम इस वक्त सोशल मीडिया में जो लोग दावा कर रहे थे कि उसे जहर देकर मारा गया होगा, उनकी जो यह जिज्ञासा है उसका समाधान इस विसरा रिपोर्ट के जरिए सामने उभर कर आ जाता है। मगर सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर जिस तरह की घटिया राजनीति, जिस तरह की घटिया सोच इस वक्त कुछ लोगों के जहन से सामने उभर कर आ रही है ना, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मगर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक न्यूज चैनल ने किस तरह से दावा किया कि कैसे एक शख्स सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से संपर्क कर रहा है। इस चैनल ने बाकायदा एक नाट्य रूपांतरण किया कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बातचीत कर रहे हैं और वो सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। हमें लगता है कि चैनल्स जो हैं इस स्तर से नीचे नहीं गिर सकते, मगर एक के बाद एक चैनल्स हमें बार बार दिखाते हैं कि अभी तो न जाने हमें कितनी हदों को गिरना है। और वो कंगना रणावत की फिल्म का डायलॉग है ना, अभी तो हमें और जलील होना है। जी हां, देखिए एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, इंटरनेट में बहुत सारा कचरा है। इसका मतलब यह नहीं कि न्यूज चैनल्स उस कचरे को उठाकर उसका प्रसारण करने लगते हैं। कम से कम सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की संवेदनाओं को समझें। एक व्यक्ति अब जिंदा नहीं है, उसकी मौत के बाद उसकी मौत का इस कदर मजाक उड़ाना मैं समझ नहीं पा रहा हूं दोस्तों। और बात यहां नहीं है, यह अखबार जो अब अखबार नहीं रहा क्योंकि बंद हो चुका है, नाम है डीएनए। क्या आप जानते हैं जब सुशांत सिंह राजपूत जिंदा थे तब उनके ट्वीट्स का मजाक उड़ाते हुए डीएनए अखबार ने एक पूरा आर्टिकल छापा था जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत ने उसके जवाब में यह कहा था। अखबार में जो आर्टिकल छपा था उसका नाम जैसे कि आप देख रहे हैं, डिकोडिंग सुशांत सिंह ट्वीट, यानी कि उनके एक एक ट्वीट को उठाकर उसका मजाक बनाना। इसके जवाब में उस वक्त जब सुशांत सिंह राजपूत जिंदा थे उन्होंने कहा था, आप मेरा मजाक उड़ा सकते हैं मगर इसके जरिए आप साटर, एशर और जोएल जैसे लोगों का भी मजाक उड़ा रहे हैं जो अपने आप में विचारक थे और उनका समाज में किरदार था। अब मैं डीएनए अखबार की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि डीएनए अखबार एसएल ग्रुप के अंतर्गत आता है। वही एसएल ग्रुप जो आपको जी न्यूज पेश करता है, वही जी न्यूज जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद भाई भतीजावाद और तमाम मुद्दों पर इस वक्त एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। मुझे लगता है कि अखबारों को, न्यूज चैनल्स को अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए। और अब मैं बात करना चाहता हूं इस शख्स की जिनका नाम है कंगना रणावत। उन्हें भी मौका मिल गया है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बहाने कहीं ना कहीं सियासत खेलने का और कहीं ना कहीं खास सोच को उजागर करने का। ये कहने को तो ये कह रही हैं कि मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ हूं, वंशवाद के खिलाफ हूं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि कंगना रणावत एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं और मैं, चाहे आपकी गैंगस्टर हो, वो लम्हे हो, क्वीन हो, फैशन हो, इन तमाम फिल्मों का बहुत जबरदस्त कायल रहा हूं, जबरदस्त फैन रहा हूं। मगर कंगना रणावत लगातार 2018 या उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की सियासत में हां में हां मिलाती रहीं और उनके प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाती रहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक को दिए गए इंटरव्यू में इन्होंने 4 या 5 लोगों को निशाना बनाया। करण जौहर, महेश भट्ट, जावेद अख्तर, स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू। करण जौहर के बारे में तो मैं नहीं जानता हूं, मगर बाकी चारों लोग जो हैं इन्होंने आउटसाइडर्स का, बाहरी लोगों का साथ दिया है। यकीनन करण जौहर ने सिर्फ स्टार किड्स को बढ़ावा दिया है, उस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। मगर महेश भट्ट, आप महेश भट्ट की तमाम फिल्मों पर गौर कीजिए, एक्टर्स की बात भूल जाइए। महेश भट्ट अपने फिल्मों में बाहरी लोगों को डायरेक्ट करने का भी चांस देते हैं, लिखने का भी चांस देते हैं। जावेद अख्तर की बात करें जिस पर हमला कर रही है कंगना रणावत, अगर जावेद अख्तर
ने अमिताभ बच्चन पर जंजीर से पहले एतबार ना किया होता तो आज शायद अमिताभ बच्चन ना होते। स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू, इन दोनों को बी ग्रेड एक्ट्रेस बताया कंगना रनावत ने। क्या कहा पहले आप सुनिए। I know tomorrow they will get some 20 needy outsiders like Tapsi Pannu or Swara Bhaskar who will get up and say, oh, only Kangna has problem with nepotism. We to love Karan Johar. If you love Karan Johar, why are you both B-grade actresses? You are both better looking than Alia Bhatt and Ananya. You both have better actresses. Why don't you get work? Your whole existence is a proof of nepotism. तो सुना आपने, दोनों बी ग्रेड एक्ट्रेसेस हैं और ये दोनों आउटसाइडर्स हैं, बाहरी लोग हैं। मैं कंगना रनावत के इन बयानों के पीछे की राजनीति समझना चाहता हूं, मगर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस पर तापसी पन्नू ने क्या कहा। तापसी पन्नू कहती हैं, मैंने सुना क्लास 12th और 10th के रिजल्ट के बाद हमारा रिजल्ट भी आ गया है, हमारा ग्रेड सिस्टम भी अब ऑफिशियल है। अभी तक तो नंबर सिस्टम पर वैल्यू डिसाइड होती थी ना। तंज मारा है उन्होंने कहीं ना कहीं कंगना रनावत पर। हिंदुस्तान टाइम्स में उनसे बात की और उसमें उन्होंने कहा कि बहुत दुख होता है ये देखते हुए कि बाहरी लोगों का, इंडस्ट्री के अंदर जो बाहरी लोग हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है और इंडस्ट्री का मजाक उड़ाया जाता है जिसने हमें इतना कुछ दिया। कल्पना कीजिए उन मां बाप के बारे में जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो यहां पर तापसी पन्नू ने कंगना रनावत का करारा जवाब दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन 4 लोगों का मैंने जिक्र किया, उनमें से 3 ऐसे लोग हैं जो कि मौजूदा व्यवस्था के जबरदस्त आलोचक रहे हैं, यानी कि मौजूदा सरकार के, मोदी सरकार के, चाहे महेश भट्ट हो, स्वरा भास्कर हो या जावेद अख्तर हो। मैं जानना चाहता हूं कि जब आप बाहरी लोगों या फिर भाई भतीजावाद को लेकर लोगों की आलोचना करती हैं कंगना, तो आप इन 3 लोगों की आलोचना क्यों कर रही हैं, बताइए। तो ऐसे में मेरा ध्यान कुछ चीजों की तरफ गया। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जिस मंच के जरिए, यानी कि रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी के जरिए इन्होंने हमला बोला है स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू, महेश भट्ट और जावेद अख्तर पर, इसी अर्नब गोस्वामी के बारे में इनकी अपनी राय कुछ महीनों पहले क्या थी, ये भी आप सुनिए। Post that, when I went through exploitation, by the person that I worked with, kind of lawsuits, and the person that you're talking about, this Arnab Goswami, and all of that, they're sitting across this table and talking rubbish, which my lawyer has again released a video, sort of refuting everything that he has said. In that, this person who's been asking everyone to apologize, he has not asked him a single question. Why is that? So this sort of very conditional journalism that. तो सुना आपने। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि एना वेटिकार्ड को दिए गए इंटरव्यू में इन्होंने यह भी कहा था कि देखिए, मेरे पिता एक खास पेशे से हैं और अगर मैं उसी पेशे में जाना चाहूं तो जाहिर सी बात है मुझे भी मदद मिलेगी। तो ऐसे में अगर स्टार सन्स को मदद मिल रही है तो इसमें क्या दिक्कत है, यह बात इन्होंने एक इंटरव्यू में कही थी। The kind of background I come from, my father is a businessman, my mother is a teacher, and my grandfather is an IAS officer. When I was, and my great grandfather was a freedom fighter. So when I was giving my PMT test for pre-medical entrance test, so I had a particular quota for me, Okay. So because I come from this particular family, so when I come here, so how I look at star children is that they have 30% quota, how I had. मगर अब इससे इन्होंने सीधे तौर पर यू टर्न ले लिया है। मैं ये तमाम बातें आपको क्यों कह रहा हूं? मैं ये तमाम बातें आपसे इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं इसके जरिए कंगना रनावत सिर्फ सियासत खेल रही हैं, वो भी बीजेपी के नाम पर। और अगर आपको यह बात समझनी है तो आपको कंगना रनावत की इन 2 बयानों पर गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले ये वोट देकर आई थी और इसमें यह कह रही थी कि मोदी सरकार जब से आई है औरतों पर अत्याचार होने बंद हो गए हैं, पहले औरतों पर अत्याचार हुआ करते थे, फलाना ढिमकाने, तमाम बातें कह रही हैं। सुनिए पहले बातें। लाइक आई सेड, इससे पहले तो हमारा देश गुलामी था, जहाँ पे ये सब जितने भी हमारे पॉलिटिशियन लंदन में चिल करते रहते थे, और देश की जितनी दुर्दशा है, जितनी गरीबी को लेके, पोल्यूशन को लेके, इकोलॉजी को लेकर, रेप को लेकर जिस तरह से दुर्दशा है, हमारा देश जिस स्थिति पे था जब तक कांग्रेस थी उससे बुरी स्थिति हो नहीं सकती थी। सो जैसे मैंने कहा, अब हमारा स्वराज और स्वधर्म का टाइम आया है। मैं कंगना से एक सवाल पूछना चाहूंगा। कंगना, कुछ चेहरे में आपको दिखाऊंगा, इस शख्स पर गौर कीजिए। कुलदीप सिंह सेंगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, 2 साल तक
यह पार्टी में बना रहा, जबकि इसके सामने एक नाबालिग के साथ बलात्कार का मामला आरोप जो है सामने आ गया था, पॉक्सो में मामला जो है पुष्ट हो गया था, मगर पार्टी ने इसे 2 साल तक पार्टी से नहीं निकाला। स्वामी चिन्मयानंद, इसे भी पार्टी से नहीं निकाला गया था। इस पर भी आरोप कि इसने एक लड़की का एक्सप्लॉयटेशन किया। क्या कभी आपने कंगना रनावत को इनके बारे में बयान देते सुना है? और जिस भारतीय जनता पार्टी की आप तारीफ कर रही हैं, आपको याद होगा कि जब कठुआ में एक 8 साल की मासूम का गैंगरेप हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्रियों ने बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकाली थी। कंगना रनावत, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने इन तमाम मुद्दों पर जो मैं आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, क्या इन तमाम मुद्दों पर कंगना आपने कभी भी कोई बयान दिया है? बताइए। यहां पर सीधी सी बात यह है कंगना कि आप कहीं ना कहीं इस पूरे बयान के जरिए, इस इंटरव्यू के जरिए आप सिर्फ और सिर्फ सियासत खेल रहे हैं। और बात सिर्फ आपकी नहीं है, बात उन तमाम लोगों की है जो आज की तारीख में टारगेट कर रहे हैं कुछ खास लोगों को। मैं स्पष्ट कर दूं, अगर किसी करण जौहर का गुनाह है, किसी आलिया भट्ट का गुनाह है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर उसके जरिए कम से कम आप अपनी सियासत से बाज आइए, अपनी घटिया सोच से बाज आइए। मुझे ताज्जुब होता है जब कंगना रनावत खुद को एक आउटसाइडर बताती हैं और कहती हैं कि मैंने बहुत सा संघर्ष किया। काश कंगना, आप अपने संघर्ष के जरिए जो बाहरी लोग आ रहे होते, उनकी आप मदद करती। मैं नहीं भूला हूं मणिकर्णिका को लेकर वो विवाद, जब आप पर यह आरोप लगाया गया था कि आप कुछ लोगों को उनका क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। तब जब आपसे पत्रकारों ने आपसे सवाल किया था, तब आपने जो जवाब दिया था ना, वो अपने आप में कल्पना से भी विचित्र था। मैं चाहूंगा कि आप इंटरव्यू आप खुद भी सुनिए। कि ये फिल्म तो बन के अभी आ गई है थिएटर्स में, तो इसका तो भी कुछ नहीं हो सकता, राइट? जो भी लोग भी कह रहे हैं कि हमारा रोल काट दिया या हमको कुश्ती का सीन निकाल दिया या हमारी आवाज़ नहीं डाली, तो मेरा उन लोगों को ये कहना है कि देखिए, जो भी आज तक मैंने जगह पाई है लाइफ में, चाहे एज एन एक्टर, 3 टाइम नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर या फिल्म मेकर, मैंने अपनी मेहनत से पाई है। मेरे पिताजी ने मुझे नहीं दी, आप भी ये जगह पाइए। रोकर क्या होगा? मैंने भी 5 मिनट के रोल से शुरू किया है, मैंने भी कई फिल्मों में मेरे रोल काटे गए हैं, कई फिल्मों में मुझे लास्ट मिनट पे निकाला गया है। यानी कि अगर कंगना की बात को माना जाए, अगर मेरे साथ बुरा हुआ है तो दूसरों के साथ भी बुरा होता रहे, या अगर आपके साथ बुरा हुआ है तो क्या आप दूसरों के साथ भी बुरा करेंगी? इस मुद्दे पर फिल्म निर्माता और निर्देशक अनुराग कश्यप ने क्या कहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कल कंगना का इंटरव्यू देखा। एक समय में मेरी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, मेरी हर फिल्म पर आके मेरा हौसला भी बढ़ाती थी, लेकिन इस नई कंगना को मैं नहीं जानता। और अभी उसका ये डरावना इंटरव्यू भी देखा जो मणिकर्णिका की रिलीज के बिल्कुल बाद का है। और ताकत का निशा हर किसी को सराबोर बहकाता है, चाहे वो इनसाइडर हो या आउटसाइडर। मुझसे सीखिए, मेरे जैसा बनिए। यह बात मैंने 2014 से पहले उनके मुंह से कभी नहीं सुनी, और तब से अब तक बात यहां तक पहुंची है, जो मेरे साथ नहीं है वो सब मतलबी और चापलूस हैं। जी हां, जो कंगना के साथ नहीं है वो सब मतलबी और चालूस हैं, और कंगना का कहीं ना कहीं यही फलसफा दिखाई दे रहा है। मैं आपको इनका एक और बयान सुनाना चाहता हूं। यह वो वक्त है जब कंगना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आई थी, और सुनिए, बकौल कंगना इससे पहले कभी भी, मोदी जी से पहले कभी भी किसी ने फिल्म उद्योग की मदद नहीं की। सुनिए। I think this is the first government and probably the first prime minister who is so inclusive of the art and artists and the film industry. I must say that no one has given the industry so much respect before, and nobody has recognized the soft power and the strength of artists in the country before. So for that, from the bottom of my heart, on behalf of the entire industry, I thank our Prime Minister. कंगना, ये बात तो आप भी जानती हैं कि जब से सरकार आई है, फिल्म निर्माता निर्देशक फिल्में बनाने से डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आज की तारीख में वो कोई ऐसी लव स्टोरी बना दें जिसमें हिंदू हीरो हो या मुस्लिम हीरो हो और हिंदू लड़की, तो वो फिल्म तो लोग रिलीज ही नहीं होने देंगे। इस कदर का खौफ है निर्माता निर्देशकों में। आप खुद को ही देखिए, आपकी सारी बेहतरीन फिल्में 2014 से पहले की है। 2014 के बाद आपकी सिर्फ एक हिट फिल्म आई है जिसका नाम है तनु वेड्स मनु 2, और मेरे हिसाब से कोई बहुत बेहतरीन फिल्म नहीं थी जिसके लिए आपको नेशनल अवार्ड मिला था। हां,
क्वीन वॉज अ ब्रिलियंट फिल्म जिसमें आपने बहुत बेहतरीन काम किया था। फैशन जिसके लिए आपको नेशनल अवार्ड मिला, बहुत ही बेहतरीन काम था आपका। गैंगस्टर हो, वो लम्हे हो, मुझे लगता है आपको उस फिल्म के लिए भी नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए था। तो ऐसे में कंगना इस तरह की बातें करती हैं ना तो बहुत ज्यादा हास्यास्पद लगता है। इससे पता चलता है कि कंगना कहीं ना कहीं एक खास किस्म की राजनीति के हिसाब से चलती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि सत्ता के करीब होने का नशा हो कंगना कि आज की तारीख में आप इस ताकत के नशे में आप ये भी भूल गए हैं कि फिल्म इंडस्ट्री का एक गौरवशाली इतिहास है। मैं चाहूंगा कि रिपब्लिक को दिए गए इस इंटरव्यू में आप सुने कि किस तरह से कंगना यह दावा कर रही हैं कि उनके आने के बाद ही समानांतर सिनेमा को जो है मदद मिली है। सुनिए। मैं आउटसाइडर्स के लिए लड़ रही थी, उनके राइट्स के लिए लड़ रही थी। जब मैं उनके राइट्स के लिए, आज वो जो फिल्में करती हैं वो पैरेलल सिनेमा मैंने चलाया है, वो मैंने चलाया है। जिन जिन चीजों पे लेके वो बात करते हैं, फेमिनिज्म, इट स्टार्टेड विद 2014 फिल्म क्वीन। वो उनको आज वो जो मुझे कहती है मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ, मुझे कहती है मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस वियर्ड है, मुझे कहते हैं मैं जॉबलेस हूँ, काम नहीं मिलता, तो मैं नेपोटिज्म की बातें करती हूँ। ये आउटसाइडर्स मुझे कहते हैं जिनके लिए मैं लड़ती हूँ, तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर टाइप लोग। यानी कि बकौल कंगना रनावत समानांतर सिनेमा या पैरेलल सिनेमा या आर्ट सिनेमा के कोई मायने नहीं थे। कंगना, यकीन मानिए आपकी इस बात को सुनकर इन तमाम चेहरों को बहुत तकलीफ हो रही होगी। 2 बीघा जमीन जो कि 1953 में बिमल रॉय दादा ने बनाई थी, सत्यजीत राय जिन्होंने 1955 में पाथेर पांचाली बनाई थी, श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, गोविंद निहलानी, ये तमाम लोग आर्ट सिनेमा या समानांतर सिनेमा की नुमाइंदगी करते थे। मगर आज आपके अंदर इस कदर एरोगेंस आ गया है, इस कदर अहंकार आ गया है कि आप इन तमाम नामों को भूलकर अपने आप को इनके ऊपर रख रही हैं। खैर, शायद भारतीय जनता पार्टी का जो लोग समर्थन करते हैं, जिन्हें बीजेपी का समर्थन मिलता है, उनकी कुछ ऐसी आदत हो जाती है।